आपको पता है कि इसराइल ने कतर में बमबारी की, जिसका विश्व स्तर पर काफी महत्व है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहमियत अभी इस बात की है कि रूस के पास वाले देश बेलारूस में ही लगभग 20,000 रूस के सैनिक कैंप में हैं। वहीं से बिना सीधे रूस से बल्कि बेलारूस से ही रूस यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन और शाहीद नाम के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो ईरान में बने हैं। यह सब रूस खुद से नहीं बल्कि बेलारूस के जरिए कर रहा है। नाम वापस आ गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उनके पास एक बड़ा सेटअप है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ईरानी हथियार है यूक्रेन के खिलाफ। हाल ही में जो हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है और ग्लोबल मीडिया इसे बहुत महत्व दे रही है कि वहां से निकले ड्रोन और मिसाइल्स भी लगभग उसी तरह पोलैंड में गिरे हैं। करीब 3-4 ड्रोन या मिसाइल्स पोलैंड में गिरे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई क्योंकि वो ऐसी जगह गिरे जहां लोग नहीं थे। इसके बाद उसे हिट करने की कार्रवाई हुई। पोलैंड के एयरक्राफ्ट यानी F-16, जर्मनी के F-43, डच के F-43, इटली के इटालियन विमान के साथ सैटेलाइट इमेज और पेट्रियट मिसाइल जैसे दूसरे मामलों में सब इस्तेमाल किया गया क्योंकि पोलैंड नाटो देश है। अमेरिका के लगभग 25,000 सैनिक पोलैंड में तैनात हैं। इस युद्ध के चलते इन्हीं की संख्या बढ़ाई गई है क्योंकि पोलैंड नाटो का एक अहम साथी देश है और नाटो मेंबर भी है। शुरू में ये आर्टिकल 4 के तहत था। जो घटना हुई उसका इस्तेमाल नाटो के आर्टिकल 4 के तहत किया गया, जो कि आर्टिकल 5 से अलग है। इसलिए आर्टिकल 4 के तहत इस पर चर्चा करके इसे सुलझाया जा सकता है, खासकर रूस के मामले में, क्योंकि रूस ने नाटो के एक देश की जमीन पर हमला किया है जो पोलैंड के खिलाफ हुआ। यही असली मुद्दा है। इस पर अमेरिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में कड़ी बात नहीं की। हालांकि अमेरिकन सीनेट मेंबर्स और बाकी लोगों को यूक्रेन को और हथियार देने चाहिए, मतलब कि लॉन्ग रेंज वाले हथियार यूक्रेन को देने चाहिए ताकि वो सीधे मॉस्को को हिट कर सके, ऐसी मांग उठी है। इसको लेकर दो तरह से सोच सकते हैं। वार की बात करें तो हमें समझ में आता है कि पहली बार ये रूसी चीजें जैसे मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्हें स्क्रैम्बल करने के लिए नाटो के देशों ने जल्दी से कदम उठाए और उन्होंने पेट्रियोटिक मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट स्टॉक का इस्तेमाल किया। डच ने F-33 का इस्तेमाल किया, जर्मनी ने F-33 का इस्तेमाल किया, इटालियन पेट्रियोटिक मिसाइल्स, एंटी डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम उन्होंने इस्तेमाल किया। इसलिए इसका खास महत्व है क्योंकि अगर ये और ज्यादा बढ़ गया तो ये सभी देश सतर्क है कि कभी भी ये लोग रूस को अटैक कर सकते हैं। इसलिए रूस ने जल्दी से इन देशों और नाटो के खिलाफ घोषणा कर दी। उन्हें तकनीकी फेलियर हुआ था, मतलब ये जामर लगाने से जुड़ी समस्या थी, ऐसा जल्दी ही रूस के डिप्लोमेट्स और सीनियर्स ने बताया। अधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि असल में वजह क्या थी। कारण यह था कि अगर ये देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, मिलकर रूस को एक साथ घेर कर हमला करें तो रूस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान तो मॉस्को को होगा क्योंकि उसके आसपास, जैसा मैंने पहले बताया, अमेरिका के बेस मौजूद हैं। ये देश इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एक ही देश यानी यूक्रेन पर हमला किया है। वह नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो सदस्य पोलैंड पर हमला करने की संभावना पहले से ही हो चुका है। सिंस मंथ, मतलब पिछले सितंबर में भी ऐसे ही मिसाइलें आकर गिरी थी। तब रूस ने कहा था कि उन्हें पता नहीं था और वह बेलारूस से नहीं आई थी, लेकिन फिर भी रूस से आई थी। उसके बाद ड्रोन भी आए। ठीक वैसे ही रेड सी में ये केबल्स हैं जो हिट हो गए थे। इससे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी घटनाएं हुई। फिर ये केबल्स कट गए। इसके बाद कई जहाजों ने नेवल बेसलों को अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा अटैक नहीं हो पाया। फिर अचानक रूस की कूटनीति ने इन देशों से बातचीत करके सब कुछ सेट कर दिया। कहना सही रहेगा कि अभी नाटो को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि रूस जानबूझकर नाटो के देशों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आपको समझना होगा कि ये सारे देश सतर्क हैं। चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो या यूके, कोई भी मौका मिलने पर रूस को हमला करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए जब ये मिसाइलें और ड्रोन उनकी सीमा में घुसे तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया और हिट किया। बस यही वजह है
इसलिए ध्यान से समझना जरूरी है। अगर कहीं कोई आगे पार बन गया तो मॉस्को में धूम मचेगी, और यह भी इसलिए क्योंकि ये सारे देश असल में यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। मतलब जो पुतिन है वो पूरी तरह अकेला पड़ गया है अभी। यहां तक कि भारत ने भी इस एससीओ मीटिंग के बाद रूस के साथ पुराने रिश्तों की वजह से डर कर पीछे नहीं हटे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि वे जाने से डर रहे हैं, और यहां जो यूट्यूबर लोग बात कर रहे हैं असल में वो झूठ बोल रहे हैं। भारत भी अभी जानता है आगे बढ़ने के बाद ये वाला वेस्टर्न देश मतलब अमेरिका और इंडिया को पूरी तरह से अलग थलग कर देंगे। बस मामला कुछ ऐसा है। इस संदर्भ में भारतीय डिप्लोमैट्स और हमारी पॉलिसी कैसी रही, इस पर अब तक कुछ भी साफ नहीं कहा गया। ये बात हुई 2 दिन पहले। कारण यह है कि नाटो देशों ने बड़ा ही जोरदार और साफ साफ कहा है कि रूस को सबक सिखाना होगा। जर्मनी का रक्षा मंत्री, जिसका नाम पिस्टारोस है, उसने साफ कहा कि रूस ने जानबूझकर यह किया है। अब इस मुद्दे पर हम आगे देखेंगे ही नहीं। ठीक वैसे ही फ्रांस की सरकार ने वहां के अस्पतालों को आदेश दिया है कि लगभग 10,000 से ज्यादा मरीज आने वाले हैं। अस्पतालों को खाली करने को कहा गया है। यूके ने भी इशारा किया है कि वे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये लोग किसी तैयारी के रास्ते पर है। यह कोई छोटा खेल या मामूली मुकाबला नहीं है। जब ये देश मिलकर रूस पर हमला करेंगे तो चीन निष्पक्ष बनेगा और सिर्फ देखेगा। कहा जा रहा है कि रूस खत्म हो जाने के बाद चीन ही दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यही मामला रूस का है। अभी आसपास सब दुश्मन ही है रूस के, कोई उस पर भरोसा नहीं करता। उससे भी ज्यादा रूस के पुराने साथी अब चीन की तरफ ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। यूक्रेन रूस की जंग की वजह से रूस अलग थलग पड़ गया है और ये सब देशों को परेशानी में डाल रहा है। इसलिए कई देश नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब और रूस के साथ रहना मुमकिन नहीं लग रहा। अर्मेनिया हो या दूसरे देश, जहां जहां रूस ने अपनी सेना के माध्यम से सुरक्षा दी थी, वहां सब अपनी फौजें वापस बुला लिया है। रूस अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। वैसे भी वो किसी से पुराना रिश्ता नहीं रखता। अमेरिका और नाटो वाले भी उसके साथ कड़क है। इसलिए रूस और यूक्रेन के बीच की जंग ही बढ़ रही है और यह तीसरी विश्व युद्ध तक पहुंच सकती है। यह कोई खाली बात नहीं है। बात यह है कि रूस के पास अब उतनी ताकत नहीं बची कि वो बड़ी लड़ाई लड़ सके, क्योंकि कई जगह उनके सैनिक मारे गए हैं। अब उनके पास जो हथियार है वो उन्हें मदद कर रहा ईरान से ही मिल रहे हैं। ये जो हो रहा है, सेना वालों ने नॉर्थ कोरिया को नौकरी पे रखा है, जो एक देश की तबाही का कारण बन सकता है। एक बार सोचो तो सही। फिर भी ये पुतिन ऐसे ही युद्ध चला रहा है। तभी मैंने भी कई बार कहा कि अब हमें रूस के साथ उस रिश्ते में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी देश रूस के खिलाफ है। इतना युद्ध रुका है और इतने लोग मारे गए हैं। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बदलाव किया, और अब जो मैं बताने वाला हूं उसका मतलब आमतौर पर यही है। फिर से एक उकसावा हो गया है। इन सारे देशों की वजह से मॉस्को में बमबारी हो सकती है। अमेरिका कभी कभी सीधे इन देशों में हस्तक्षेप करता है। मेरा कहना है कि अगर सीधे ये नाटो देश और अमेरिका हस्तक्षेप करते हैं तो रूस इन्हें खत्म कर देगा। कभी कभी इसके साथ पुतिन की कहानी भी खत्म हो सकती है। असल में देखना यह है कि भारत का रुख कहा जाता है। यही वो जगह है जहां भारतीय कूटनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं। मतलब ये जो ग्लोबल मूवमेंट चल रहा है उसमें भारतीय कूटनीति बहुत अहम भूमिका निभाएगी। भारत के मामले में आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति किस तरह और ज्यादा बिगड़ेगी।